तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्वांटिटी है जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो होती ही नहीं है, ये तो इमेजिनरी होता था, तो ये भी इमेजिनरी समझ लो। मतलब एक इमेजिनरी क्वांटिटी हम लोगों ने पिछली क्लास में डिफाइन की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और उससे टिकी हुई एक इमेजिनरी लाइन क्या है, इमेजिनरी टर्म क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन लाइनें बनाने का एक लॉजिक होता है। जैसे मैं कह दूं ये कोई एक प्लेट है और मैं इसमें कुछ लाइनें बना रहा हूं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 लाइनें मैंने यहां दिखाई हैं, और 6 लाइनें यहां 3 फोल्ड में करो, यानी कितनी लाइनें टोटल इस एरिया को टकरा रही हैं, 18 नहीं, अच्छा चलो मैं इसका साइड व्यू दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितनी लाइनें टकरा रही हैं, 6। नो डाउट उसके पीछे जितना बड़ा एरिया होगा उसी प्रोपोर्शन में वो लाइनें ज्यादा होंगी। अगर मैं इस जगह पे 6 लाइनें दिखा रहा हूं किसी एरिया को टकराता हुआ, उतने ही बड़े एरिया में मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइनें दिखा रहा हूं। तो मेरा इशारा किस तरफ है कि अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई की है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2E की है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिलेटिवली दिखाने का तरीका है कि यहां E है तो वहां पे 2E है। ये भी एरिया A है, ये भी एरिया A है, लेकिन अगर कोई पूछे यार किससे ज्यादा फ्लक्स टकरा रहा है तो तुम क्या कहोगे, उससे ज्यादा टकरा रहा है। बात क्लियर है? अभी मैं कह दूं वैसे ही यार 6 लाइनें हैं और यहां हमारा जो प्लेट है वो ऐसे रखा है, बताओ इससे कितना फ्लक्स टकरा रहा है, इससे 0 टकरा रहा है, और इसके मुकाबले यहां डबल है। अभी मैं थोड़ा और जनरल बात करता हूं, कोई प्लेट अगर ऐसे रखी है तो ऑब्वियसली यार उससे 0 फ्लक्स टकराएगा, लेकिन अगर कोई प्लेट ऐसे रखी है तो यार 0 तो नहीं मगर इससे थोड़ा सा कम फ्लक्स टकराएगा। ये बात पक्की है? खैर यहां मैं एक टर्म डिफाइन करने वाला हूं, एरिया वेक्टर। इससे पहले जनरली हम लोग एरिया को एक स्केलर क्वांटिटी सोचते थे, लेकिन इस टॉपिक के बाद सेकेंड पार्ट में कई जगह एरिया को क्या माना जाएगा, वेक्टर। और एरिया वेक्टर कैसे, सरफेस के परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर कैसे है, ये है, एरिया वेक्टर कहां है, ये है, एरिया वेक्टर कहां है, ऊपर है, यहां एरिया वेक्टर ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जरा देखें, मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं जो इन सब बातों को एक्सप्लेन कर देगा जो तुमने अभी महसूस करी है। मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ई वेक्टर। क्या है, एरिया वेक्टर एंड ई वेक्टर। मुझे बताओ यार, अगर मैंने ऐसी एक क्वांटिटी डिफाइन करी है, मैं लॉजिकली ये शो करने वाला हूं कि वो लाइनों के प्रोपोर्शनल आएगी। जरा देखें, फ्लक्स का फॉर्मूला है ई ए कॉस थीटा, तो यहां ई की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए का एरिया है, मैंने स्केलर वैल्यू ले ली है, और एरिया और फील्ड के बीच में कितना एंगल है, क्यों एरिया वेक्टर आगे है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे है, तो बीच का एंगल कितना है, cos 0। cos 0 कितना होता है, 1, तो ये कितना आ गया, ये। जरा बताओ इस डायग्राम में फ्लक्स कितना होगा, तो इसी फॉर्मूले में ई की जगह कितना डालना है, 2e, एरिया वही है, बीच का एंगल कितना है, cos 0, तो ये कितना आ गया, 2e है। मैं क्या दिखा रहा हूं, इस डायग्राम के मुकाबले यहां फ्लक्स क्या है, डबल। क्या लाइनों के प्रोपोर्शनल आ रहा है कि नहीं, भले लाइन इमेजिनरी चीज है, लेकिन इतना तो पक्का है कि अगर एक जगह 6 दिखाई, एक जगह 12 दिखाई, तो इसका मतलब रिलेटिवली वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो फ्लक्स भी ज्यादा टकराएगा। मुझे बता यार, यहां डेफिनेशन लगाते हैं, डेफिनेशन क्या है, ई ए कॉस थीटा। बता यार, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री।
तो फ्लक्स कितना आएगा 0। क्या जस्टिफाइड है कि नहीं? इन जनरल अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में थीटा एंगल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। मैं थोड़ी देर के लिए एग्जांपल 60 डिग्री मान लेता हूं, तो फ्लक्स कितना आएगा ई ए कॉस 60 कितना, मतलब कुल मिला के इस एरिया से फ्लक्स टकरा रहा है बट वो ईए से कम है। देखो यार अगर ये तिरछा हमने किया है, यहां अगर ईए का फ्लक्स टकरा रहा था तो यहां पहले के मुकाबले मैंने यार लगभग 60 डिग्री पे बनाया है, तो देखो 1 2 3 4, वैसे तो 3 ही लाइनें टकराना चाहिए, बहुत जस्टिफाइड नहीं है, बट अगर मैंने इसको 60 डिग्री घुमा दिया तो एरिया वेक्टर भी तो 60 डिग्री घूम जाएगा, तो टकराने वाली लाइनें कितनी हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी। यही तो इशारा है, a/2 मतलब आधी लाइन है। क्या जनता समझ पा रही है फ्लक्स को ऐसे डिफाइन करने के पीछे लॉजिक क्या है? फ्लक्स को ऐसे ही क्यों डिफाइन किया गया है? क्योंकि हम शो कर पा रहे हैं कि ऐसे डिफाइन करने में फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनों के प्रोपोर्शनल है। फिजिक्स में जब जब ए बी कॉस थीटा टाइप का कोई फॉर्मूला है, ए भी वेक्टर क्वांटिटी हो, बी भी वेक्टर क्वांटिटी हो, थीटा उनके बीच का एंगल हो, क्या जब भी यार हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था पहली बार एफ एस कॉस थीटा, तो थीटा एफ और एस के बीच का एंगल होता था। यहां हमने देखा है ई ए कॉस थीटा, जहां थीटा ई और ए के बीच का एंगल है। तो जब भी यार हम ऐसा कभी ए बी कॉस थीटा टाइप का कुछ देखते हैं तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? डॉट प्रोडक्ट से, बशर्ते कि ये स्केलर क्वांटिटी हो। तो फ्लक्स नंबर को डिनोट कर रहा है तो वो वेक्टर क्वांटिटी तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोग इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ई डॉट, क्या ई डॉट ए का मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा होता है कि नहीं? ये तो क्या ये नई डेफिनेशन है या उसी का नया मैथमेटिकल वर्जन है? नया मैथमेटिकल वर्जन है। जो काम ई ए कॉस थीटा से होता है वही काम ई डॉट ए भी करके देता है। वर्क डन के हमने 4 फॉर्मूले पढ़े थे, एफ एस कॉस थीटा, एफ डॉट एस, और उसके बाद इंटीग्रल ऑफ एफ डी एस कॉस थीटा, और मोस्ट जनरल इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर डॉट। तो क्या इसके भी फिर 4 फॉर्मूले? अगर हर छोटे छोटे एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड बदलने लगे तो यही कैलकुलेशन फिर किससे होगा? अगर ई वेरिएबल हो जाए तो क्या यही कैलकुलेशन फिर किससे होगा? इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा से। और अगर इसको मोस्ट जनरल फॉर्म में लिखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है? ई डॉट डी ए। देखो यार ये दोनों डेफिनेशन की पूरे फिजिक्स में कहीं जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ चीजें दिखाने के लिए होती है। ये सिंबॉलिकली बस दिखाने भर के लिए है। मोस्ट जनरल फॉर्म ये है, मोस्ट जनरल फॉर्म जो सबको एक्सप्लेन कर सके, ये केवल दिखाने भर के लिए है, जरूरत इसी की पढ़ना है। ठीक है, कुछ चीजें मतलब केवल टॉपिक का माहौल बना रहे इसलिए भी साइंटिस्ट लिखा करते थे, उनको हल्के में लिखने में मजा नहीं आया तो गंदा लिख दिया, बस ये है। इंटीग्रल देख के बच्चों को डराने की कोशिश। नोट कर लिया भाई लोग? तो अगर सभी लोगों ने फ्लक्स समझ लिया है तो मैं चाह रहा हूं कि यार इस एग्जाम्पल के लिए तुम्हें फ्लक्स महसूस करना है। सोचो एक क्यूब है, यहाँ क्यूब नहीं बना है, मैंने क्यूब की 4 दीवारें दिखाई हैं, है ना? तो क्यूब की एक बाहर वाली सरफेस भी होगी। एक क्यूब की कितनी सरफेस होती हैं? किसी क्यूब की कितनी, क्यूब मतलब कमरे जैसा कुछ, कितनी सरफेस होती है? 6। तो यहाँ पे 1 2 3 4 दिख रही हैं। क्यूब का साइड लेंथ अगर a है तो एरिया कितना होगा? एक सरफेस का एरिया कितना होगा? a स्क्वायर होगा। तो इसका भी एरिया a स्क्वायर है, इसका भी एरिया a स्क्वायर, इसका भी a स्क्वायर, इसका भी a स्क्वायर, और एक बाहर हो गया उसका भी a स्क्वायर, और एक पीछे होगा
क्योंकि ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे टच करती हुई हैं। तो बताओ बाहर वाली दीवार के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90। भाई एरिया वेक्टर बाहर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? ऐसी हैं प्लेन में। तो क्या इससे एक भी लाइनें टकराएंगी? ना इससे एक भी लाइनें टकराएंगी, ना अंदर वाले से। बस 4 दीवारों से लाइनें टकराती हुई मैंने दिखाई हैं। मैं क्रम से लिख देता हूं यार, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। नहीं, मैं इसको फर्स्ट लिखता हूं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इन 4 दीवारों से फ्लक्स कैलकुलेट करके बताना है। कि मैं 4 दीवारें क्रम से बना देता हूं। ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। और सब जगह पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी मार्क करी है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 2E। यहां कितनी है? E। यहां कितनी है? E। और यहां कितनी है? E। अच्छा, ये सारे लाइनें भली नजर आ रही हैं, बट तुम्हें पता है इन सब की एरिया क्या होगा? अरे क्यूब है, ये सरफेस है, तो इसका एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर। चलो इतनी बात मैंने कह दी। तुम्हें क्या क्या लिखना है? फाई 1, फाई 2, फाई 3, फाई 4। 4 फ्लक्स तुम्हें देना है 4 दीवारों का। फॉर्मूला मैंने बता दिया है, तुम्हें फ्लक्स कैलकुलेशन करना है बस। डायग्राम बना हुआ है, इसका सहारा लें। हेलो, आप जोड़े हो? हम क्लास पढ़ा रहे हैं। कितना हो रहा है? बचा हुआ है तो अभी कितना दे दे? अच्छा,
इधर, इसका बाहर कहां है, इधर। एरिया वेक्टर हमेशा बाहर लिया जाता है। तो मुझे बता यार, पहला आंसर 2EA cos 0 यानी कितना आ गया, कितने लोग ला चुके हैं यार? ये तो समझ आ ही गया होगा यार, दो में से एक ही लिया होगा, या तो 0 लिया होगा या 180, तो 0 लिया जाता है बाय डिफॉल्ट। यहां बताओ जरा, ई और एरिया के बीच में कितना एंगल है? एरिया वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर कितना आएगा, EA cos 90। तो ये भी कितने लोग का हो गया यार? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थर्ड वाले में कंफ्यूजन हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है और एरिया वेक्टर लेफ्ट है, राइट नहीं लिया जाएगा। तो ये कितना हो गया, EA cos 180, तो कितना आ गया, EA स्क्वायर। बात क्लियर है? लास्ट वाला किसी ने अगर गलत किया है तो फिर से सही कर ले। क्या किया है? और कोई दिखाना चाहता है? और कोई? लास्ट वाला, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे बताओ, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, क्या एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो जो एंगल दिया है वो ई और ए के बीच का नहीं दिया है, कोई और ही एंगल दे दिया है। ये देखो सरफेस के साथ दे दिया है, जबकि हमें जरूरत किसके लिए है, एरिया वेक्टर और ये वाला एंगल चाहिए होता है कि नहीं? तो कितना आ गया, हाँ, ई ए cos 30 यानी कितना, EA स्क्वायर cos 30 कितना, √3/2। कितनों ने कर लिया यार? तो फ्लक्स के कैलकुलेशन पे वैसे तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, वर्क डन जैसी क्वांटिटी है, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्लियर भाई? डेफिनेशन सामने है, यहाँ फॉर्मूला लगाया है। फ्लक्स पे बहुत ज्यादा सीधे सीधे क्वेश्चन पूछने का फैशन है नहीं। एक क्यू चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं पिछली क्लास में ड्रॉ करना बता चुका हूं। हालांकि 3D में चीजों को ड्रॉ कभी कोई कर ही नहीं सकता, हम ऐसे प्लेन में दिखा भले देते हैं, बट इसकी लाइनें एक्चुअली कैसे होती हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में। यानी अगर मैं इन लाइनों को किसी सरफेस से बंद करना चाहूं तो वो बॉक्स हमें कैसा लेना चाहिए। तो खैर मैंने एक बॉक्स लिया है, ये सर्किल नहीं है भाई, क्योंकि ये सारा लाइनें 3D है, तो सरफेस, ये लाइन नहीं सरफेस है। क्या है ये? एक इमेजिनरी स्फीयर है, इमेजिनरी स्फीयर है जिससे मैंने सारी लाइनों को टकराया है। ये लाइनें सारी उस स्फीयर को टकरा रही हैं, ठीक है? तो मुझे बताएं, मैं इस स्फीयर से एसोसिएटेड फ्लक्स निकालूंगा, क्या वो फ्लक्स इस चार्ज से निकलने वाला फ्लक्स भी कहलाएगा? क्यों? क्योंकि जितना निकलेगा सब स्फीयर से टकराएगा, जितनी लाइनें निकलेंगी उतनी स्फीयर से टकराएंगी। तो मैंने हेडिंग डाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का फ्लक्स कितना है ये पता करने के लिए मैंने उसको गोले से बंद किया है, क्योंकि सारा फ्लक्स उस स्फीयर से टकराएगा। तो मैं वो कैलकुलेशन करने वाला हूं। नहीं, हमने फ्लक्स का फॉर्मूला बहुत सारे पढ़े हैं, 4, बट हमें थोड़ा इजी सोचना चाहिए। क्या बताओ, यहां मैं कोई भी छोटा सा एरिया वेक्टर ले लूं तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है? कहीं भी छोटी सरफेस लूंगा तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल होगा? 0 डिग्री है, यानी थीटा तय है पहले से। मुझे बताओ यार, इस स्फीयर के इस ए पॉइंट में, बी पॉइंट में, सी पॉइंट में, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? बराबर दूरी पे फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा होगा। तो इसका मतलब यार, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, थीटा 0 है, तो हम उन फॉर्मूलों की तरफ ना देखें। फ्लक्स कैलकुलेशन का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
हम सबसे आसान फॉर्मूला लगाएं, E cos 0। तो अब जरा मुझे बताएं E कितना, अगर मैं इसको जनरल r दूरी पे लिख देता हूं तो E कितना और एरिया कितना, ये दो चीजें जल्दी से बताएं। E कितना और एरिया कितना? E होता है 1/4πε0 Q बाई, कोई कह सकता है सर इतने दिन से K लिख रहे थे तो ये अचानक से 1/4πε0, यहां थोड़ा और स्पेसिफिक होकर हमें बात करना है। एरिया कितना? बगैर इस पूरे स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4π, देखो यार आर कट गया, 4π कट गया, ये आंसर क्या आ गया? Q बाई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर आया है। क्या फ्लक्स का आंसर डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं इसका रेडियस आधा कर देता तो क्या लाइनें कम टकराती क्या? अगर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें बनाई हैं तो वो छोटे वाले से भी टकराएंगी 8, और बड़े वाले से, और चाहे जितना बड़ा कर दो 8 ही लाइनें तो होंगी। क्या ड्राइंग मेरे हाथ में, मैं 16 भी बना सकता था, लेकिन 16 भी बनाता तो जितनी इससे टकराती उतनी ही। तो जब लाइनें टकराने वाली सेम है तो फ्लक्स भी, मैंने पहले ही सबसे पहली लाइन ये लिखी है, फ्लक्स इज द क्वांटिटी जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शन होती है, भले वो इमेजिनरी चीज है। क्या जनता समझ पा रही है? यार फ्लक्स का लेना देना वैल्यू ऑफ चार्ज से है, दूरी से नहीं है। यह आंसर कैसा है? इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, डिपेंड्स ऑन चार्ज। इतनी बात क्लियर है? मुझे बताओ, इस चार्ज को मैं किसी टेढ़े मेढ़े डब्बे में बंद करता, ऐसे किसी टेढ़े मेढ़े डब्बे में, तो क्या फ्लक्स का कैलकुलेशन मैथमेटिकली कर पाता? तो जवाब है नहीं कर पाते। ऐसी कौन सी मैथ्स हम लोग जानते हैं कि ऐसे टेढ़े मेढ़े बॉक्स का फ्लक्स निकाल लें। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इस टेढ़े मेढ़े बॉक्स से क्या उतनी ही लाइनें टकराएंगी जितनी इस स्फीयर से टकरा रही हैं? तो हम ला दिए हैं किससे? स्फीयर की मदद से। लेकिन अब हम गारंटी किसकी ले सकते हैं? किसी भी शेप की, चाहे टेढ़ा मेढ़ा हो चाहे जैसा शेप हो। कोई ये पूछे कि इस टेढ़े मेढ़े से कितना फ्लक्स टकरा रहा है, तो जवाब है Q बाई एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि जब इतना ही निकल रहा है तो हर शेप से इतना ही टकराएगा। क्या जनता समझ पा रही है? यानी यार पॉइंट चार्ज का फ्लक्स होता है, जिसमें बंद कर दो उससे उतना ही टकराएगा। क्या बात समझ रहा है? यानी पॉइंट चार्ज से जो फ्लक्स निकल रहा है, फ्लक्स एसोसिएटेड थ्रू एनी बॉक्स विल बी सेम, और वो भी कितना होगा? Q बाई एप्सिलॉन। क्या ये बात जनता को समझ में आ रही है? लॉजिक क्या है? क्योंकि लॉजिक यही है, सबसे पहली लाइन की फ्लक्स नंबर ऑफ लाइनों के प्रोपोर्शनल होता है, तो क्या जितनी लाइनें इस गोले से टकराएंगी उतनी ही किसी भी बॉक्स से टकराएंगी। बात क्लियर है? मुझे बताओ, ये क्यूबिकल कमरा है अगर, और मैंने बिल्कुल बीचों बीच चार्ज रखा है, मुझे नहीं पता इससे कितनी लाइनें निकल रही हैं, लेकिन अपने मन से कुछ भी संख्या मान लो, मान लिया इससे 60 लाइनें निकल रही हैं, ठीक है? तो मुझे बताओ यार पूरे कमरे से कितना फ्लक्स टकराएगा, कितनी लाइनें टकराएंगी? 60। यानी कुल मिला के जितना निकल रहा है उतना टकराएगा। यानी फ्लक्स का अगर मैं पूछूं Q का चार्ज है तो फ्लक्स कितना होगा?
क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं पूछूं एक दीवार से कितनी लाइनें टकराएंगी? अगर मैंने बिल्कुल सेंटर पे सिमेट्री पे रखा है तो एक दीवार से कितनी लाइनें टकराएंगी? अगर एक 4 से 60 लाइनें निकल रही हैं, बीचों बीच मैंने रखा है, तो एक दीवार से कितनी लाइन टकराएंगी? एक कमरे में कितनी दीवार होती है? कभी गौर किया कि नहीं? कमरे पे गौर किया है कि तुम लोगों ने जिंदगी बिता दी कमरे में, बट कमरे पे ध्यान नहीं दिया? कितनी साइड है? 6। तो अगर 60 लाइनें निकलनी तो एक साइड पे कितनी लाइन टकराएंगी? 10। खैर 60 लाइनें किस फ्लक्स को डिनोट कर रही थी? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट को। तो 10 लाइनें क्यू बाई 6 नहीं। तो ये भी बड़ा फेमस डिस्कशन है। ये एक क्यूब है और चार्ज कहां रखा हुआ है? ये चार्ज एट सेंटर ऑफ क्यूब, सेंटर ऑफ क्यूब ऐसे रखा हुआ है। तो बता रहे टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब क्या होगा? अगर कोई टोटल फ्लक्स पूछता है तो क्या लिखोगे? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू वन साइड कितना होगा? वन साइड होगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात जनता समझ पा रही है कि नहीं? अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इस चार्ज को किसी एक दीवार के तरफ पक्षपात पूर्ण तरीके से पास ले आऊं, तब भी क्या इससे टकराने वाला फ्लक्स क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होगा? इससे कितनी लाइनें निकल रही? 60। बीचों बीच रखा है तो सबसे बराबर टकराएंगी। लेकिन अगर मैं किसी एक दीवार के तरफ जाने लगूं तो क्या उस दीवार से 10 ही लाइनें टकराएंगी? सोच के देखो जरा। हाँ, अगर मैं एक चार्ज की सारी लाइनें ऐसे बनाता हूं बिल्कुल सिमेट्री के साथ, ऐसे, और मैं इस चार्ज को ऐसे रख दूं, सोचो ऐसे रख दूं, तो जितनी लाइनें इस दीवार से टकराएंगी उस 30 से, उस 30 से नहीं। अब इस केस में चार्ज नियर टू वन वॉल, नियर टू राइट वॉल, अगर ऐसा है राइट वॉल, तो क्या मैं कह सकता हूं फ्लक्स, इस फ्लक्स थ्रू द राइट वॉल वो क्या होगा? वो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट से राइट वॉल विल बी ग्रेटर देन क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्या जनता समझ पा रही कि नहीं? ऐसे मैंने एक चार्ज लिया और यहां बिल्कुल बीचों बीच इस पन्ने के बीचों बीच यहां रख के ऐसे दबा दिया। इधर ध्यान दें, एक चार्ज लिया मैंने, पन्ने के बीचों बीच यहां रखा और ऐसे दबा दिया, एकदम बिल्कुल तिनके मात्र का चार्ज था। मैं पूछे उस चार्ज से निकलने वाली सारी लाइनें या तो इस पन्ने से टकराएंगी या तो नीचे वाले से, बगल में सांस भी नहीं है कि निकल पाए। मैं पूछूं एक पन्ने से कितना फ्लक्स टकराएगा? क्या जनता समझ पा रही? अगर उससे 60 लाइनें निकल रही तो 30 लाइनें ऊपर वाले पन्ने से टकराएंगे और 30 लाइनें, यानी इस एक पन्ने से टकराने वाला फ्लक्स क्या होगा? इस क्वेश्चन को ऐसे पेश किया गया था एक बार कि ये एक प्लेन है और यहां से कुछ h ऊंचाई पे एक चार्ज रखा गया है q, ठीक है, और h इज वेरी वेरी लेस देन r, यानी इस रेडियस के मुकाबले h वेरी वेरी लेस देन r है या h क्लोज टू 0 है, h 0 के करीब है। इन्होंने दूसरा पन्ना नहीं रखा है, एक ही पन्ना रखा है। और कोई पूछे यार फ्लक्स थ्रू द सरफेस क्या होगा, इस डिस्क से एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स थ्रू द डिस्क क्या होगा? तो आएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन। क्या जनता समझ पा रही? ये वही डिस्कशन हो गया कि ऐसा एक दो पन्ने लो और चार्ज को बिल्कुल बीच में फंसा दो, तो आधा फ्लक्स नीचे वाले से जाएगा, आधा ऊपर वाले से। वैसे भी मैंने H को क्या कह दिया है? 0 के करीब। क्या जनता समझ पा रही है? मैं कहूं कि यार ये एक क्यूबिकल बॉक्स है
और ये वाला ढक्कन खुला हुआ है, मैंने यहां चार्ज रखा है, यहां चार्ज रखा है, बताओ कितना फ्लक्स डब्बे के अंदर वाली दीवारों से टकराएगा और कितना बाहर की दुनिया में चला जाएगा? अगर इस चार्ज से 60 लाइनें निकल रही हैं और एकदम दीवार के बीचों बीच रखा है ना, कहां रखा है? बॉक्स के टॉप ढक्कन के बीचों बीच कह दो, चलो मैं ढक्कन बना देता हूं, यहां पे पूरा ढक्कन बना देता हूं। ये चार्ज आधा ऊपर दिख रहा है और आधा नीचे दिख रहा है, तो मैं पूछूं बताओ डब्बे के अंदर कितना फ्लक्स जाएगा और कितना बाहर जाएगा? क्या बात समझ रहा है? ये कहां है? फेस सेंटर्ड चार्ज, फेस सेंटर्ड चार्ज ऑन क्यूब, इनसाइड क्यूब। तो बता यार, फेस सेंटर्ड चार्ज है तो फ्लक्स इनसाइड द बॉक्स कितना होगा? इनसाइड द बॉक्स इज इक्वल टू फ्लक्स आउटसाइड द बॉक्स, और उसका आंसर होगा Q/2ε0। ये तरह तरह से घुमा फिरा की चीजें पूछी जाएंगी, हमें उसका जवाब महसूस होना चाहिए, पता नहीं होना चाहिए, महसूस होना चाहिए। चलो यार, तो हम लोग हवा में एक क्वेश्चन करने वाले हैं, इमेजिनेशन में। नोट कर लिया है? एक फुटबॉल जैसा चार्ज है और उस कॉर्नर पे उसका सेंटर है। वो जो जिम में फुटबॉल नहीं होती बड़ी सी, वो फुटबॉल नहीं, उसको कुछ और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योगा बॉल बोलते हैं। अच्छा, हाँ, जिसमें प्रधानमंत्री ने फोटो खिंचाया था एक बार ऐसे ओ शेप में। ऐसा एक चार्ज उसको सेंटर मान के रखा जाए। किसको? कॉर्नर को सेंटर मान के ऐसा एक चार्ज रखा जाए, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है, वो चार्ज कितने कमरों से दिखाई देगा? जबकि इस कमरे के बगल में एक कमरा है, इन दोनों कमरों के पीछे एक कमरा है, और इन चारों कमरों के ऊपर भी कमरे हैं। सब जगह कमरे हैं, तो क्या हर कमरे से नहीं दिखाई देगा भाई? जब पूरा सेंटर उधर है, सेंटर उधर है, तो वो बॉल पूरी इसके पीछे वाले में भी दिखाई देगी, इन दोनों बगल के पीछे वालों में दिखाई देगी, और ऊपर वाले चारों में भी, यानी कितने कमरों में वो बॉल दिखाई देगी? अगर उसमें टोटल Q चार्ज है तो एक कमरे में कितना फ्लक्स आएगा? Q/8ε0। एक कमरे में कितना आएगा? Q/, मैं एक कमरा बना देता हूं यार, ये कमरा है, ये कमरा ही महसूस करे जनता, और कमरे का ये वो हिस्सा है जो इसके अंदर आया है। नहीं, ये 8 कमरों में दिखाई देगा ये। अब क्योंकि यार मैं 2 डायमेंशनल डायग्राम बना रहा हूं तो उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी, तुम्हें इमेजिन करना है। क्या इमेजिन कर पा रहे हैं? तो यार इससे निकलने वाली लाइनें ऐसे यार चारों तरफ निकलेंगी। ये बाहर वाली मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, एक कमरा ऐसे है भाई, ऐसे है। मुझे बता यार, इस दीवार पे फ्लक्स टकरा रहा है कि नहीं? उसको तो टेंजेंशियल निकल रही होंगी लाइनें। इस दीवार को फ्लक्स टकरा रहा है कि नहीं? नहीं, ये दीवार नहीं टकरा रहा ना। अच्छा बता, एक दीवार ये भी तो होगी भाई, एक कमरे की दीवार ये छत हो गई, एक वो है और एक ये है, एक दो, एक ये और एक छत। क्या ये 3 है जो इस स्फीयर से अटैच्ड हैं? ये स्फीयर से जुड़ा है, ये स्फीयर से जुड़ा है और ये स्फीयर से जुड़ा है। इन तीनों दीवार से क्या बताओ स्फीयर से निकलने वाली लाइनें टेंजेंशियल जाएंगी कि नहीं? 1 2 3, 3 दीवारों से लाइनें निकलने वाली टेंजेंशियल जाएंगी, यानी 3 दीवारों को वो लाइनें टकरा के नहीं जाएंगी। एग्रीड और नॉट?
भाई चार्ज हमेशा स्फीयर से रेडियली निकलती है, रेडियली, और रेडियली निकलती हैं तो ना इसको टकराएंगी ना इसको ना इसको, तो फिर कहां टकराएंगी? एक दो तीन दीवारें छोड़ दो, उसके अलावा कितनी बची? तीन बची, तीन में, और वो चार्ज तीनों के लिए बिल्कुल एक जैसे हालात में, यानी सामने की तीन दीवारों में फ्लक्स टकराएगा। तो अगर पूरे कमरे में Q/8 एप्सिलॉन आ रहा है तो एक दीवार में कितना आएगा? Q/8 एप्सिलॉन का भी 1/3, Q/24 एप्सिलॉन। ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। दिखा फ्लक्स, दिखा सबको? तो ये चार्ज एट कॉर्नर ऑफ क्यूबिकल रूम, क्यूबिकल रूम, तो फ्लक्स थ्रू 3 एडजेसेंट वॉल क्या होगा? विल बी 0। नहीं, फ्लक्स थ्रू 3 फ्रंट वॉल, फ्रंट वॉल क्या होगा? Q/3 एप्सिलॉन। नहीं, कितना होगा? पहले बताओ, फ्लक्स इनसाइड द रूम क्या होगा? इनसाइड द रूम, वो तुमने बताया क्या? Q/8 एप्सिलॉन। और 3 एडजेसेंट वॉल में मिला के कितना है? Q/8 एप्सिलॉन। अरे वो तीन ही वॉल में तो जा रहा है। अब मैं पूछ रहा हूं फ्लक्स थ्रू 1 फ्रंट वॉल, ये 3 फ्रंट वॉल का है, 1 फ्रंट वॉल का क्या होगा? वो होगा Q/24 एप्सिलॉन। क्या बात समझ में आ गई? तीन फ्रंट वॉल में मिला के कितना है? Q/8 एप्सिलॉन। सोचो अगर मैं एक आइसक्रीम वाली कोन लेता हूं और उस कोन के बगल में एक और कोन, फिर एक और कोन, ऐसे कोन कोन मिलाता जाऊं, तो वो कैसा शेप बनने लगेगा? सारी कोन को मिला दिया जाए तो स्फीयर बन जाएगा। तुमने कभी कोन कोन से बना हुआ वो सजावट वाला लट्टू देखा है? अगर कभी देखा हो, वो कोन से ही बना होता है, उसमें वो चमकीली पन्नी के काफी सारे कोन्स मिलके पूरा एक लट्टू बना देते, गोला बना देते हैं। शायद कभी देखा हो, नहीं देखा तो अच्छी बात है। ऐसे इमेजिन करें, मैंने आइसक्रीम लिया, सस्ता आइसक्रीम कहीं मिल रहा था, बहुत सारे बच्चों को खिलाना था, तो मैंने आइसक्रीम के बगल में एक आइसक्रीम के बगल में आइसक्रीम के बगल में एक आइसक्रीम, बहुत सारी आइसक्रीम हो गई, मेरा हाथ भर गया, तो मैंने अभी क्या है, आइसक्रीम के उस तरफ से पकड़ लिया, क्रीम साइड से, फिर यहाँ से चिपकाता चला गया तो पूरा गोला बन गया, और फिर मैंने ऐसे गोला पकड़ लिया। उस पूरे स्फीयर को बनाने के लिए मैंने 40 कोन का यूज किया था, 40 कोन से पूरा गोला बन गया। क्रीम खराब हो गई वो अलग बात है, दोस्त लोग सब खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूरे स्फीयर को मैंने कितने कोन से कवर किया है? 40 कोन। तो अगर मैं कहूं एक कोन पूरे स्फीयर का कितना 3D स्पेस कवर किया हुआ है, पूरे स्फीयर, पूरे 3D स्पेस में एक कोन ने कितना पोर्शन कवर किया हुआ है? 1/40 पार्ट। इसको फिर और थोड़ा समझे जरा।
जिस तरीके से यार प्लेन एंगल एक आर्क के अलोंग स्पेस को डिनोट करता है, पूरा सर्किल 2 पाई, क्वार्टर सर्किल पाई 2 पाई बाय 2, आधा सर्किल वो एक प्लेन में एक पन्ने के स्पेस को डिनोट करता है। पूरा पन्ना मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, 2 पाई एंगल की। इसी तरह से अगर मेरे को एक स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे स्फीयर का एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। यानी ये जो 4 पाई है ना, ये पूरे यूनिवर्स वाले 3D स्पेस को डिनोट करता है। नहीं, रेडियस कुछ भी हो, मल्टीप्लाई तो 4 पाई ही करोगे। 4 पाई आर स्क्वायर किया मतलब पूरे गोले का एरिया, 2 पाई आर स्क्वायर किया मतलब आर कुछ भी हो, लेकिन मल्टीप्लाई तो 2 पाई से ही करोगे। तो ये 4 पाई स्पेस को डिनोट करता है। तो अगर मैं कहूं कि मैंने जो 40 कोण ले रखे हैं वो कितने स्पेस को डिनोट कर रहे हैं, 4 पाई स्पेस को। अगर मुझे उस कोण की रेडियस पता है तो मैं बता सकता हूं कि मैंने कितना एरिया कवर कर रखा है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो एक कोण ने कितना एरिया कवर कर रखा है, तुम कैसे निकालोगे, 4 पाई बाई 40 इंटू आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई बाई 40, क्या मैं कह सकता हूं यार 4 पाई बाई 40 जो है ये ही क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि उस एक कोण ने पूरे स्फीयर के मुकाबले 1/40 स्पेस कवर कर रखा है। तो क्या 4 पाई बाई 40 उसके 3 डायमेंशनल स्पेस को डिनोट कर रहा है, और 4 पाई पूरे यूनिवर्स के स्पेस को डिनोट कर रहा है। क्या जनता समझ पा रही? उस कोण को चाहे जितना लंबा कर दो, वो 3D स्पेस ही तो कवर करता है। सॉलिड एंगल बेसिकली जैसे प्लेन एंगल कागज के स्पेस को कवर करता हुआ दिखाया जाता है, उसी तरह से सॉलिड एंगल 3D स्पेस को कवर करने का तरीका है, मतलब उसको एक्सप्रेस करने का तरीका है। कि मैं 4 पाई कहता हूं मतलब पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस, 2 पाई कहता हूं मतलब आधा स्पेस, है ना। 4 पाई बाई 40 बोला मतलब अगर मैंने पूरे स्पेस को 40 कोण से कवर किया तो एक कोण कितना सॉलिड एंगल रखेगी, 4 पाई बाई 40। क्या जनता समझ पा रही है ना। खैर, तो अभी यार सॉलिड एंगल की हम डेफिनेशन देना चाहें अगर तो कैसे दे सकते हैं यार। ये जो पूरे स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, में आर स्क्वायर डिवाइड कर दो तो ये सॉलिड एंगल किसका आ जाता है, सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर आ जाता है। कितना आ जाता है 4 पाई। तो अभी मुझे बताओ एक कोण का एरिया कितना था, 4 पाई बाई 40 इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 4 पाई बाई 40। कुल मिला के ये जो कर्व्ड एरिया है, कर्व्ड एरिया डिवाइड बाई आर स्क्वायर करने से क्या मिलेगा, सॉलिड एंगल। ये इसकी थोड़ा रफ डेफिनेशन, अभी मैं इस डेफिनेशन को और सुधार रहा हूं। सोचो यार ये हमारा वो कोण है और ये उसका छोटा सा कर्व्ड एरिया है डीए। तो क्या मैं इस कर्व्ड एरिया डीए बाई आर स्क्वायर को सॉलिड एंगल लिख सकता हूं कि नहीं? नहीं। अच्छा मुझे बता, अगर इस कोण में मैं एरिया ऐसे टेढ़ा ले लूं और अपॉन आर स्क्वायर कर दूं तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। बल्कि अगर कोई कोण में अगर कोई ऐसा एरिया ले ले तो वो तो बिल्कुल 3D स्पेस नहीं कवर करेगा। यानी क्या एरिया को रेडियस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, या और क्लियर कट मैं एक काम करता हूं कि इस सरफेस का एक एरिया वेक्टर बनाता हूं। क्या बनाता हूं? एरिया वेक्टर। यार ये जो है इस पोर्शन का एरिया वेक्टर ऐसा है डीए वेक्टर। क्या डीए वेक्टर और आर वेक्टर दोनों कितने डिग्री पे हैं? 0 डिग्री पे हैं। तो कोई बात नहीं, ये डेफिनेशन चलेगी। लेकिन अगर क्या डीए ये वाला है, अब मैं कह रहा हूं डीए ये है, डीए वेक्टर नहीं, तो क्या ये वाला एरिया अपॉन आर स्क्वायर करने से सही स्पेस आएगा क्या? नहीं। अगर मैं कहता हूं कि ये कुछ थीटा एंगल पे है तो ये सरफेस भी इसके साथ थीटा एंगल पे होगी, तो हमें इसका कौन सा कंपोनेंट लेना चाहिए? अगर ये एरिया ले लिया तो सॉलिड एंगल ज्यादा आ जाएगा गलती से, तो हमें डीए का कॉस कंपोनेंट लेना चाहिए। यानी इसकी और जनरल डेफिनेशन में क्या लिख रहा हूं, डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला क्यों है? ये जनरल फॉर्मूला इसलिए है कि जरूरी थोड़ी है कि एरिया हमारे मुताबिक हो।
लेकिन अब ये फॉर्मूला हर चीज को जस्टिफाई कर रहा है। मुझे बताओ, इसका एरिया वेक्टर और रेडियस कितने डिग्री पे है? तो डीए cos 90 क्या हो गया? 0। यानी क्या इस एरिया ने 0 3 डायमेंशनल स्पेस कवर किया है, और इसका एरिया वेक्टर और रेडियस कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री पे। तो डीए cos 0 अपॉन आर स्क्वायर, वो ये वाला फॉर्मूला दे देगा। यानी जस्टिफाइड फॉर्मूला क्या है? डीए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये केवल डेफिनेशन के लिए, इसको कभी यूज नहीं करना है। मैंने तुम्हें हजम कराने के लिए ये सब समझाया भले है, बट तुम्हें इसका फॉर्मूला बस पता होना चाहिए। डीए cos थीटा, यहां थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन स्मॉल एरिया वेक्टर एंड आर वेक्टर। और ये स्मॉल एरिया वेक्टर जब मैं कहता हूं तो वो स्फेरिकल एरिया होता है। ये एरिया कैसा होता है? स्फेरिकल, यानी वो प्लेन एरिया नहीं होता है, स्फेरिकल एरिया होता है, मतलब उसका आर्क होता है। ये सॉलिड एंगल की डेफिनेशन है। ये इतनी कहानी में सॉलिड एंगल अचानक से कहां से आ गया, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग सकता है किसी को। तो सॉलिड एंगल की डेफिनेशन, नाम है तो सॉलिड एंगल की डेफिनेशन हमें पढ़ लेना चाहिए। इस टॉपिक में सॉलिड एंगल की बात करी जाती है। तो सॉलिड एंगल की बात कहां से आ गई? जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा कि एक कोन ने कितना स्पेस ले रखा है? 4π/40। कल को कोई तुमसे पूछे, बताओ अगर मैंने इन सारी आइसक्रीम के बीच में एक चार्ज रखा था तो एक कोन से कितना चार्ज जा रहा होगा? तो तुम कैसे निकालोगे? बताओ। अच्छा, सारी कोन से मिला के कितना फ्लक्स जा रहा होगा? Q/ε। तो एक कोन से कितना जा रहा होगा? Q/40ε। ये तुम्हें वैसे ही फील हो रहा है, बट मैं उसको फॉर्मूले में बता रहा हूं। बता रहा 4π सॉलिड एंगल से, पूरे दुनिया के 4π सॉलिड एंगल से किसी चार्ज का कितना फ्लक्स निकलता है? Q/ε। तो यूनिट एंगल से कितना निकलेगा? 1/4π Q/ε। ये सॉलिड एंगल 4π के लिए है। तो बता यार, ओमेगा सॉलिड एंगल के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? ओमेगा अपॉन 4π Q/ε। क्या ये क्यू ओमेगा का फॉर्मूला बन गया? क्यू ओमेगा मतलब क्या? ओमेगा एंगल का सॉलिड एंगल, ओमेगा रेडियन, स्टेरेडियन, इसकी यूनिट क्या होती है? एस स्टेरेडियन। तो यार ओमेगा के स्टेरेडियन में कितना सॉलिड, कितना फ्लक्स आएगा, उसका ये फॉर्मूला बन गया। मुझे बताओ, अभी तुमने एक कोन का सॉलिड एंगल क्या बोला था? 4π/40। यहां 4π/40 रखोगे तो 4π कट जाएगा, और वो कितना आ जाएगा? Q/। बात समझ में आ गई? तो बस ये सॉलिड एंगल एक डेफिनेशन, ये काम की चीज है इस टॉपिक में। ये डेफिनेशन तो बस ऐसे ही पूछ ली जाती है क्योंकि इस टॉपिक में सॉलिड एंगल की बात है। क्या ये बात समझ पा रहे हो ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है? तुम सॉलिड एंगल 4π रख दोगे, मतलब मैं पूरी यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, तो फ्लक्स कितना निकल के आएगा? Q/। अगर मैं सॉलिड एंगल 2π रख रहा हूं, मैं आधे ग्लोब की बात कर रहा हूं, तो फ्लक्स कितना होगा? बस सॉलिड एंगल रखो और चार्ज फ्लक्स ले जाओ। इसी के लिए मैंने ये फॉर्मूला बताया है। हटा दे वैल्यू। कोई अगर तुम्हें बताए इतने सॉलिड एंगल में कितना फ्लक्स है, तो सॉलिड एंगल डिवाइड बाय टोटल सॉलिड एंगल, जो तो पूरे यूनिवर्स का सॉलिड एंगल होता है, उसी फ्रैक्शन में उसका फ्लक्स इनक्लोज्ड होगा। फिर गॉस ने बहुत, अब जिस स्टेज में हम लोग बहुत समझ चुके हैं कि इसका लॉ ऐसे क्यों है। गॉस ने कहा कि अगर मैं कुछ चार्जेस को किसी सरफेस के अंदर बंद करता हूं, ये मैंने कुछ चार्जेस को सरफेस के अंदर बंद किया है, तो क्या बता रहा है किसी भी पॉइंट पे, अच्छा एक चार्ज मैं बाहर भी ले लेता हूं और बात समझाने के लिए बता, किसी भी इस सरफेस के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देने वाला एट P, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देने वाला कौन कौन चार्ज होगा?
मेरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज ड्यू टू Q1, Q2, Q3 एंड ऑल Q4। क्या हम कह सकते हैं यार P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सबकी वजह से होगी? भाई अब तक तो हमने यही पढ़ा है कि कोई P पॉइंट अगर कुछ चार्ज के नियर बाई रखा है तो क्या ये Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, Q2 देगा, Q3 अपनी तरफ देगा, Q4 देगा? क्या इन सब का वेक्टर सम P पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड तय करेगा कि नहीं? तो गॉस ने इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके कोई नियम नहीं बनाया है, पहले तो ये क्लियर कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नियम हम शुरू से जानते हैं वो अभी भी काम करेगा। इस P पॉइंट या इस A पॉइंट या इस B पॉइंट पे कहीं भी कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? सारे चार्ज की वजह से। अब रूल क्या है? रूल क्या है कि अगर ये क्लोज्ड सरफेस है, पहले तो इसको कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस मैं लिख रहा हूं तो ये लाइन नहीं है, पहले क्लियर कर लें। ये कोई धागे जैसी लाइन नहीं है, ये बल्कि पूरा डब्बा है। तो क्लोज्ड बॉक्स के लिए फॉर अ क्लोज्ड सरफेस फ्लक्स एसोसिएटेड विल बी इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन। ये एक्चुअली मैथमेटिकल लॉ है, इसको स्टेटमेंट में लिख के इसका हम कुछ ज्यादा हद कर रहे हैं। तो उसने गॉस ने कैसे दिया? उसने कहा कि अगर तुम इस डब्बे के लिए फ्लक्स का कैलकुलेशन कर पाओ तो किसी भी डब्बे के लिए फ्लक्स का कैलकुलेशन फार्मूला क्या होता है? मोस्ट जनरल फार्मूला लिख देते हैं यार, E डॉट डी है। क्यों? क्योंकि शायद पर्टिकुलर फार्मूला काम ना आए, इसलिए मैंने मोस्ट जनरल फार्मूला लिख दिया है। और क्योंकि ये क्लोज्ड बॉक्स है, ये इशारा करने के लिए यहाँ एक गोला मार दिया है। मैंने पहली बार जब ये फार्मूला देखा तो मुझे लगा ये इंटीग्रेशन से भी बड़ी कोई चीज है, थोड़ा लगा था कोई भूकाली चीज है। बाद में पता चला कुछ है ही नहीं, इसको कभी करना ही नहीं पड़ता है। तो ये क्या बोला उसने कि अगर ये कैलकुलेशन कर पाओ, किसके लिए? क्लोज डब्बे के लिए। ये इशारा किसका है? क्लोज डब्बे का। तो वो किसके बराबर होगा? Q इन अपॉन एप्सिलॉन। यहां Q इन से क्या मतलब है? Q इन से मतलब है कि बाहर वाला नहीं चलेगा। फ्लक्स का लेना देना बाहर वाले चार्ज से नहीं है, किससे है? अंदर वाले से है। किससे किससे? Q1 से, Q2 से और Q3 से। इसको साइन के साथ ऐड करना है, जो जो पॉजिटिव है पॉजिटिव, जो नेगेटिव है नेगेटिव। अच्छा, लॉजिक क्या है? इस पूरे लॉ का लॉजिक ना फ्लक्स की डेफिनेशन में छुपा है। ये होना ही चाहिए। मुझे बताओ, ये डब्बा है, Q4 की लाइनें अगर मैं बना दूं, ये Q4 की लाइनें हैं, क्या जितनी लाइनें डब्बे के एक किनारे से एंटर करेंगी दूसरे किनारे से उतना? इसका मतलब यार डब्बे से एसोसिएटेड फ्लक्स, जब मैं एसोसिएटेड फ्लक्स कहता हूं तो निकलने वाले फ्लक्स से मेरा मतलब नेट में कितना निकल रहा है। तो बता यार, ये नेट में ना अंदर जा रहा है, ना जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर जा रहा है, तो ये नेट में कोई फ्लक्स, यानी इस Q1 Q2 का नेट में फ्लक्स बाहर आ रहा होगा और Q3 का अंदर आ रहा होगा, उसका नेट है ना यार। सोचो यार, ये 60 लाइनें निकाल रहा है, ये 60 लाइनें निकाल रहा है, 120, और ये 60 लाइनें अंदर बुला रहा है। भाई नेगेटिव अंदर बुलाता है कि नहीं? तो टोटल फ्लक्स, चलो यार, इसकी लाइनें 60 हैं, इसकी लाइनें 40 हैं और इसकी लाइनें 50 हैं, तो बता यार टोटल फ्लक्स कितना होगा? 50 बाहर जाता हुआ। क्या बात समझ गए हैं? तो यही उसने बताया है कि अंदर वाले चार्ज से फ्लक्स का लेना देना है, बाहर वाले से नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर वाले की लाइनें एंटर भी करेंगी और अंदर वालों की या तो निकलेंगी या तो एंटर करेंगी। क्या लॉजिक समझ में आ गया यार? गॉस ने अपनी पूरी कहानी फ्लक्स डिफाइन करते समय ही समझा दी थी, ये तो बस आखिरी स्टेटमेंट देना बाकी था। क्या जनता समझ पा रही है यार? यानी अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अगर तुम फ्लक्स का कैलकुलेशन कर ले जाओ तो Q इन पता चल जाएगा, Q इन पता है तो फ्लक्स का कैलकुलेशन पता चल जाएगा। क्या जनता समझ पा रही है मेरे क्वेश्चन का मतलब क्या है? ये डायग्राम खुला हुआ है, क्या इस डब्बे के लिए तुमने थोड़ा देर पहले फ्लक्स का कैलकुलेशन किया था, है ना? किया था यार? कोई पूछे यार बताओ इसके अंदर चार्ज कितना है, मैं क्या पूछूं? फाइंड चार्ज इनसाइड द बॉक्स।
और बॉक्स वही वाला है जो मैंने थोड़ा देर पहले दिखाया था। यहाँ 2e था, यहाँ e था 60 डिग्री पे, यहाँ e था और यहाँ e था। मैंने उस समय तुमसे क्या कैलकुलेट कराया था? फ्लक्स। यानी मैंने यार इन दो में से कौन सा काम करा रखा है, राइट वाला या लेफ्ट वाला? हाँ, हमने उस समय फ्लक्स का कैलकुलेशन किया था या चार्ज का? फ्लक्स का। तो यार लॉ क्या है? फ्लक्स इनक्लोज्ड इक्वल टू क्या होता है? क्यू इन बाई एप्सिलॉन। फ्लक्स इनक्लोज्ड क्या लाए थे तुम, जरा मुझे बताओ? एक था 2e स्क्वायर प्लस 0 माइनस ई स्क्वायर और ये बराबर क्या आ गया? क्यू इन बाई एप्सिलॉन। ई स्क्वायर कॉमन आएगा 1 प्लस √3/2 बराबर क्या आ गया? क्यू इन बाई एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन इधर पहुंचा दो, ये किसका आंसर हो गया? क्यू इन का आंसर। क्या बात समझ गए? उस एक एग्जाम्पल से मुझे बस ये समझाना था कि फ्लक्स कैलकुलेशन और लॉ क्या बता रहा है। लॉ क्या बता रहा है कि अगर तुम फ्लक्स का कैलकुलेशन करना जानते हो तो क्यू इन ला दोगे। अच्छा मैं बता दूं, हर सरफेस का कोई फ्लक्स कैलकुलेशन कर भी नहीं सकता है ना। जिसका कर पाएंगे उन्हीं के लिए ऐसी बात करी भी जा सकती है। बात समझ में आ गई है? तो आज के लिए इतना काफी है। गॉस लॉ का एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाने में, वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। कंडक्टर प्रॉपर्टीज अगली लाइन में, अगली क्लास में करेंगे। क्वेश्चन जो कर सकते हैं वो मैं टिक करा देता हूं इसमें। क्वेश्चन नंबर, पेंसिल है, क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, से लगा के 2 से लगा के 12 तक सारे कर सकते हैं। एक मिनट, 10th नहीं करना है, 10th नहीं करना है, 12th तक सारे कर सकते हैं। 14 कर सकते हैं, ठीक है, इतना ही कर लें। बाकी जो पहले बताए गए 28 से लेके 40 इसी टॉपिक के आगे ये सारे करना है।